तो अगला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, व्हाट दिस विल बी। अगर एफ एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे है और ये है ए और ये है बी, तो ये वाला एरिया अगर ए वन है, ये वाला एरिया जो है वो ए टू है और ये वाला एरिया ए थ्री है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी आपको ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री देगा। लेकिन एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो कौन होगा? दैट विल बी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो इसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब यहाँ पे एरिया में हमें सिर्फ यही बात करना है कि ये एरिया हम लोग कैसे वैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये तो ये देता है। हाउ विल कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस। तो सबसे बेसिक जो इसमें रिजल्ट आता है जिससे मेनली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, वो क्या है कि मान लो एक इस तरह से एक कर्व है एफ एक्स और इस तरह से एक कर्व है जी एक्स। ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स। अब एरिया निकालने के लिए फिजिक्स वगैरह में भी आप लोग इसी तरह से करते होंगे कि ऐसे आप एक x डिस्टेंस पे dx विड्थ का लेते होंगे स्ट्रिप, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला जो हाइट होगा, कौन सा? ये वाला हाइट। ये वाला हाइट क्या है? एफ एक्स। और इसी तरह से अगर हम लोग लिखें कि ये दूसरा हाइट ये वाला, ठीक है, ये हाइट जो है जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स के बीच का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब क्योंकि एफ एक्स ऊपर है तो एफ एक्स बड़ा है, जी एक्स नीचे है तो जी एक्स छोटा है। Therefore, fx minus gx will be the height of the strip and the width will be dx. Therefore, the area of this finite small strip will be fx minus gx into dx. Now we have to add all those strips from A to B dx. Now here fx is greater than gx, तो इस कारण से अप माइनस डाउन, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ठीक है, ये करने पे एफ एक्स माइनस जी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और डीएक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंटल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एरिया जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा एरिया? आपका ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस होल एरिया विल बी गिवन बाय दिस ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा सिंप्लीफाइड तो हर जगह होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके लिए थोड़ा सा एक रफ ग्राफ बनाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एट द एंड ऑफ द डे इसमें एल्जेब्रिकली पता करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली पता करना पड़ेगा। तो जो ग्राफ्स यहाँ पे यूज होते हैं वो ग्राफ्स नॉर्मली कौन से ग्राफ होंगे? ये ग्राफ वही ग्राफ होते हैं जो आप लोगों ने फंक्शन में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ा होता है, वही वाला ग्राफ यहाँ पे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ओवर द पीरियड टाइम हम क्वेश्चंस में उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें और वेरिएशंस क्या हो सकते हैं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट अदर केसेस व्हिच यू कैन सी ओवर हियर इज कि मान लीजिए इस तरह से कोई केस है कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये जी एक्स का ग्राफ है, दिस द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज द ग्राफ जी एक्स, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आपको एरिया निकालना है और एरिया कौन सा निकालना है? एरिया आपको ये वाला निकालना है,
अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बीच में एक ये लाइन पॉइंट ये आ रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला कर्व और नीचे वाले कर्व का डेफिनेशन, ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू a था, ये x इक्वल्स टू b, बीच में एक पॉइंट आ गया c। तो हम लोगों को जो एरिया निकालना, टोटल एरिया विल बी सम ऑफ दीस टू एरिया a1 एंड a2। तो टोटल एरिया अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a से लेके c में ऊपर कौन है f और नीचे कौन है g, और यहाँ पे ऊपर कौन है g और यहाँ नीचे कौन है f। तो a टू c में ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व dx, और c से लेके b में ऊपर वाला कर्व gx माइनस fx dx। अब ये c है या नहीं ये ग्राफ से पता चलेगा या अलजेब्रिक सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा वो देखते तो यहाँ भी क्या होगा, बीच में ब्रेक करना पड़ेगा किस पॉइंट पे, जहां पे fx इक्वल्स टू gx है। तो जिस पॉइंट पे fx इक्वल्स टू gx है उस पॉइंट पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, वो हमें अलजेब्रिकली वहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ। तो अब ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे से ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, मैं चैट में बताते जाओ। ओके, अब इसके बाद जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फॉर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, लेट्स से कर्व है y इक्वल्स टू sin x और एक कर्व है y इज इक्वल्स टू cos x। सिंपल से दोनों कर्व आपको पता है कि दोनों कर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कर्व को हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। तो cos x का ग्राफ जो होगा ये 0 से लेके π/2, और ये आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा sin x का। तो अगर बोलता हूँ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x एंड y एक्सिस। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहां पे sin x इक्वल्स टू cos x, कौन सा पॉइंट होगा π/4। अगर हमें अब ये एरिया लिखना है तो हाउ वी कैन राइट दिस एरिया, 0 से लेके π/4 में ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व सेम है। ऊपर वाला कर्व कौन है cos x, नीचे वाला कर्व कौन है sin x। तो cos x माइनस sin x dx, और 0 से लेके कहां तक π/4। ठीक है, तो 0 टू π/4 cos x माइनस sin x, ये आपका एरिया हो जाता है। अब इसे इंटीग्रेट करो तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x, लिमिट रखना है 0 से लेके π/4 पे 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 प्लस 1। तो ये आपका √2 माइनस 1। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1। समझ में आया? चलिए, तो अब जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोलूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका कुछ इस तरह से पैराबोला बनता है। एक रफ ग्राफ, बहुत एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाना है ना, तो ये 0.0 होता है, तो ये 1 आएगा और ये वाला पॉइंट जो होगा वैसे 2 हो जाएगा। तो आपसे बाउंड्री क्या बोली, एक्स एक्सिस कर्व और इन दोनों, तो मतलब आपसे ये एरिया बोला है। तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल्स टू 0, और ये कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, ऊपर वाला कर्व कौन है एक्स स्क्वायर, नीचे वाला कर्व कौन है 0 dx। अब ध्यान देना, ऐसे लिखने के लिए जरूरी है कि हमें दोनों जगह जो ऊपर नीचे जो भी ग्राफ हैं वो हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x मिलने चाहिए। ठीक है ना, ये जो आपके ऊपर नीचे वाले लिखते हैं तो ऊपर भी x के y एज ए फंक्शन ऑफ x और यहाँ भी y एज ए फंक्शन ऑफ x, और वो कांस्टेंट है, बात अलग है, लेकिन y को 0 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो सिंपल आपको अब इसका इंटीग्रेशन इसके बाद आप कर सकते हो। ये आपका एक्स क्यूब बाई 3 होगा, ये 1 से लेके 2 हो जाएगा। तो ये आपका 8 माइनस 1/3, तो दैट विल गिव यू 7/3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं कि लेट से एक कर्व है y इक्वल्स टू एल एन एक्स, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एल एन एक्स की अगर हम लोग बात करें तो एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये वाला ग्राफ होगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एल एन एक्स। ठीक है, वी वांट द रिक्वायर्ड एरिया बाय y इक्वल्स टू ln x, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 1 बाई e एंड x इक्वल्स टू e, इसकी एरिया हमें चाहिए। फर्स्ट पार्ट है हम उसके ही करते हैं। तो देख रहे हो 1 बाई e ये आएगा, 1 बाई e 1 से छोटा होगा, e जो होगा वो कुछ ये आएगा e पार्ट। आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला। अब एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए, ग्राफ का y एज ए फंक्शन ऑफ x। दूसरा बाउंड्री ये कौन है, y इक्वल्स टू 0। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहां पे नेक्स्ट 0 होता है, वो है 1। तो 1 बाई ई से लेके 1 में ऊपर वाला कर्व अलग है, नीचे वाला अलग है। 1 से ई में ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। तो इस कारण से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। कैसे, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 बाई ई से लेके 1, ऊपर वाला कर्व 0 माइनस एल एन एक्स डी एक्स, प्लस फिर 1 से लेके ई में ऊपर वाला कर्व हो गया एल एन एक्स माइनस 0 डी एक्स। एरिया का काम यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। इसके आगे का जो काम है वो आपका पूरा का पूरा काम जो रहेगा वो डिपेंड करता है किस पे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेशन निकालते थे एल एन एक्स का। एल एन एक्स डी एक्स जो आता था आपका एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी आता था। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन x माइनस एल एन एक्स, एक्स एल एन एक्स 1 बाई ई से 1 हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का x एल एन एक्स माइनस एक्स 1 से लेके e, ये हो जाएगा। 1 रखा तो 1 माइनस 0, माइनस 1 बाई ई रखा तो 1 बाई ई, 1 बाई ई माइनस 1 बाई ई, लेकिन ये माइनस 1 हो जाएगा। प्लस e रखा तो e एल एन ई माइनस ई माइनस 1 ln 1, ln 1 इज 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो ln ई तो 1, तो ये तो 0 हो गया। तो देख रहे हो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 बाई ई प्लस 1, दैट विल गिव यू 2 माइनस 2 बाई ई। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलता हूँ कि सेम क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एल एन एक्स एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 0। एक्स वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो इससे बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो देखो एल एन एक्स ऐसा आएगा, x ये लाइन है y इक्वल 0, ये लाइन है x इक्वल 0। तो इनसे बाउंडेड एरिया मतलब ये वाला। बोलोगे सर ये एरिया तो क्लोज्ड ही नहीं है, ओपन एरिया है। ओपन है लेकिन एसिम्प्टोटिक है, ये लास्ट में जाके क्या हो रहा है, बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया चाहिए तो उसमें ऊपर वाला कर्व तो y इक्वल्स टू 0 है, नीचे वाला कर्व कौन है, नीचे वाला कर्व जो है वो y इक्वल्स टू एल एन एक्स है। ये पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1 बाई ई है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 1। तो इंटीग्रेशन एरिया जो आएगा वो एरिया क्या लिखेंगे, 0 से लेके 1, ऊपर वाला कर्व 0 माइनस एल एन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x माइनस एक्स एल एन एक्स 0 से लेके 1, 1 रखा तो 1 माइनस 1 इंटू एल एन 1
माइनस जीरो माइनस जीरो एल एन जीरो, एल एन जीरो डिफाइन नहीं होता, अब ध्यान दो। अब एल एन जीरो डिफाइन नहीं होता तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एल एन एक्स अपॉन वन बाय एक्स। जीरो पे एल एन एक्स इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाता है, वन बाय एक्स भी इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो लॉपिटल लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी वन माइनस जीरो माइनस, लॉपिटल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाइंग लॉपिटल, ये वन बाय एक्स, ये माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, जो माइनस एक्स बन जाएगा, जीरो पे किधर टेंड करेगा, जीरो। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो फाइनल आंसर कमिंग आउट टू बी वन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वन। सो मेन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट वाज, यहाँ पे मेन समझने वाला काम क्या था, मेन समझने वाला काम ये था कि हम एरिया कब निकाल सकते हैं, एरिया तब निकाल सकते हैं जब क्या होगा, एरिया हम तब निकालेंगे जब एरिया या तो पूरी तरह से एनक्लोज्ड होना चाहिए, या फिर अगर किसी पॉइंट पे एसिम्प्टोटिक हो रहा है तो भी हम वहां पे इसका एरिया फाइनाइटली निकाल पाएंगे। अदरवाइज अगर एरिया एनक्लोज नहीं है तो उसका एरिया फाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग जो और वेरिएशन हम देख कर सकते हैं वो क्या है, कि लेट्स से ऐसे एक कर्व है और एक कर्व ये है। अब मुझे चाहिए एरिया कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब एरिया को आप हॉरिजॉन्टली इवेलुएट करो या वर्टिकली इवेलुएट करो, फर्क नहीं पड़ता ना। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जब हम लोग ये ऐसे एरिया देखते हैं इन दोनों को, तो अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाता हूँ, ये स्ट्रिप है, ये विड्थ कितना है डी वाई, कितने हाइट पे है, वाई हाइट पे है। ठीक है, ये कर्व था वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये कर्व था वाई इक्वल्स टू जी एक्स। तो मुझे बेसिकली ये इवेलुएट करना है कि ये विड्थ कितनी होगी, व्हाट दिस विड्थ विल बी। तो ये ध्यान दो कि यहाँ पे ये इसका x है ना, मतलब ये वाली जो लेंथ आएगी, देख रहे हो कि ये जो है दिस पार्ट, दिस इज x ऑफ दिस पार्ट, लेकिन y एज x दे रखा है तो हमें x को एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो ये इसका x हो गया, और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट जो है वो दूसरे ग्राफ का x हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, राइट वाला कर्व, राइट वाला कर्व मतलब g इनवर्स y माइनस एफ इनवर्स y डी वाई। इंटीग्रेशन जो करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, ए से लेके ये वाला पॉइंट, अगर आपका ये ए था और ये बी था, तो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स वी कैन इवेलुएट द लिमिट। ठीक है, वी कैन इवेलुएट द लिमिट और एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस में ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व कर रहे थे, अलोंग द वाई एक्सिस जाएंगे तो राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व करेंगे। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस जब करते हैं तो हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, और जब हम अलोंग y एक्सिस करेंगे तो हमें x एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए। ये दो चीजों का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, अब बोले साहब कब कौन सा करना है, देखो हर क्वेश्चन को हम ऐसे कैसे भी कर सकते हो, कि अगर हम देखते ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को मैं तीन अलोंग द x भी इंटीग्रेट कर सकता था ऐसे, एक ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, और एक एरिया ये हो गया। ये तीनों एरिया मैं अलोंग द एक्स एक्सिस अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता था। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट अल्फा आ गया, ये वाला पॉइंट बीटा आ गया, ये वाला पॉइंट गामा आ गया, और ये वाला जो पॉइंट था ये डेल्टा हो गया। तो अगर मैं इसे लिखना चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, अल्फा से लेके बीटा, ऊपर वाला कर्व कौन है, एफ एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वस टू ए, ये कौन सी है, y इक्वस टू बी। तो f माइनस ए डी एक्स
प्लस बीटा से लेके गामा के लिए ऊपर वाला कर्व कौन है, बी, नीचे वाला कर्व कौन है, ए, dx, और फिर गामा से लेके डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, गामा से लेके डेल्टा के लिए ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व बी है, नीचे वाला कर्व कौन है, gx है, dx। तो ये हमने क्या करा, ये एरिया अलोंग द एक्स लिखा, ये एरिया अलोंग द वाई लिखा। अब कौन सा आसान होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। नंबर वन कि इंटीग्रेशन, मतलब एक फैक्टर आता है कि कितने इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस कितने हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है कि इंटीग्रेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कि हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन बड़ा आसान बने, ये इंटीग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट बने, या फिर हो सकता है ये डिफिकल्ट बने, ये आसान बने। तो यहाँ पे भले ही नंबर ऑफ इंटीग्रल्स ज्यादा, लेकिन बड़े आसान से इंटीग्रेशन है। और तीसरी चीज इस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसे दे रखा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई या वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जब अलोंग द वाई करते हैं तो हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई प्रेफरेबल है, जब हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं तो हमें वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्रेफरेबल है। तो जो गिवन फंक्शंस है उसमें देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल वे में दे रखी है, समझ में आया? तो ये चीज हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखनी पड़ती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, मैं उस क्वेश्चन पे आपको दोबारा ले जाता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये कर्व जो है वो था y इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो x को मैं e की पावर y भी तो बोल सकता हूँ। तो अब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटूंगा तो राइट वाला कर्व कौन है, e की पावर y, लेफ्ट वाला कर्व कौन सा है, x इक्वल टू 0, तो e की पावर y माइनस 0, ठीक है। दो x का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एक्सिस का इनटू dy। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये वाला माइनस इंफिनिटी, ये 0, तो माइनस इंफिनिटी से 0। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वाई, लिमिट रखोगे माइनस इंफिनिटी से 0, तो ई की पावर 0 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0, ई की पावर 0 कितना, 1, तो आंसर 1। अब देखो, अब ये क्या कौन आसान था, ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटीग्रेशन बन रहा है, दैट इंटीग्रेशन मच मोर इजियर, ठीक है, ये ज्यादा आसान है। इसी तरह से और मैं पिछले क्वेश्चन पे ले जाता हूँ एक और, जो हमने करा था उसी में, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स वाले की बात करो, ये वाला एरिया। अब ये वाला अगर आपको लिखना था तो आप देखो कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1/√2, ये 0 और ये 1। अब यहाँ पे हमने अलोंग द एक्स करा था, अलोंग द वाई भी कर सकते हैं, लेकिन अलोंग द वाई में क्या हो रहा है कि ये राइट वाला कर्व और लेफ्ट वाले कर्व का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। कहाँ पे, 1/√2 से पहले ये कर्व था y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पे x क्या होगा, साइन इनवर्स y। ये कर्व था y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x क्या होगा, कॉस इनवर्स y, ठीक है। तो अगर मैं एरिया लिखना चाहूंगा तो एरिया क्या लिखूंगा, 0 से लेके 1/√2, तो 0 से लेके 1/√2 में राइट वाला कर्व कौन है, साइन इनवर्स y माइनस 0 dy, प्लस 1/√2 से लेके 1 तक, तो वो कौन है, राइट में कौन है, कॉस इनवर्स y, लेफ्ट में 0 dy। तो ये एक्सप्रेशन है अलोंग द y, ये एक्सप्रेशन था अलोंग द x। अब बताओ कौन आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कौन आसान था, अलोंग द y वाला, लेकिन इस वाले में कौन आसान है, अलोंग द x वाले में। इंटीग्रेशन ही देखो, ये इंटीग्रेशन करने के बाय पार्ट्स लगाना, ये सिंपल सिंपल हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में ये चॉइस आपको मिलेगी कि आप अलोंग द x करोगे कि अलोंग द y करोगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अलोंग द एक्स करना है कि अलोंग द वाई। और हर जगह बस हम ब्रेकेज करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहां पे आपका फंक्शन का डेफिनेशन लेफ्ट राइट या अप डाउन के डेफिनेशन का ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ और था वहां एक, दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो वहां पे आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको वहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? So we want to find the area bounded by x equals to 2y minus y square and y axis, ठीक है। इनसे बॉन्डेड एरिया चाहिए हमें। अब इनसे बॉन्डेड एरिया हम लोग कैसे निकालें, देखिए अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक रफ ग्राफ बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि 2y माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा,
बेसिकली ये क्या है कि x माइनस वन इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, दैट इज माइनस ऑफ y माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला है, y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म है, लेकिन a नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, 1,1 पे, तो 1,1 पे इसका वर्टेक्स है, ये रहा 1,1। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला हो गया। अब ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां तक हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो हमसे एरिया कौन सा निकालने को बोला जा रहा है, ये वाला। अब क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो ये वाला एरिया और इसके नीचे वाला एरिया दोनों सेम आएंगे। अभी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हैं। अगर मैं ऐसे अलोंग द वाई करता हूं, अलोंग द वाई करता हूं, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा, ऐसे स्ट्रिप काटेंगे तो इसमें राइट वाला कर्व कौन है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है हमें, एक्स इज टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट कौन सा, जीरो। अब ये पॉइंट जीरो पर कैसे निकलेगा, एक्स को जीरो रख दो तो देखो वाई के दो रूट आ रहे हैं, जीरो और टू, तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके टू, राइट वाला कर्व कौन सा है, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जीरो डी वाई, दैट विल गिव यू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेशन जीरो से टू, तो ये फोर माइनस एट बाई थ्री, दैट विल गिव यू आंसर फोर बाई थ्री। ये कैसे इंटीग्रेट करा हमने, अलोंग द वाई एक्सिस करा। अब अलोंग द एक्स एक्सिस करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे y माइनस वन का होल स्क्वायर विल बी वन माइनस एक्स, तो y विल बी इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि देख रहे हो कि ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, दो दो फंक्शन का सम है, एक ये और एक ये। तो ये जो एक्सेस के ऊपर वाली ब्रांच है, इसके लिए y जो होगा वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स होगा, नीचे वाला जो होगा वो होगा क्या, y इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ये वाला पॉइंट कौन सा है, वन, तो आपको जो टोटल एरिया चाहिए उसमें क्या करोगे, ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स, जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देख रहे हो टू टाइम जीरो से लेके वन, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टू टाइम्स रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा, वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू होल डिवाइड बाय थ्री बाई टू, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू। लिमिट रखना है जीरो से वन, तो जब वन रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, और सॉरी नीचे एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस भी आएगा, तो माइनस फोर बाई थ्री, वन रखने पे जीरो, जीरो रखने पे वन, देख रहे हो आंसर यहाँ से भी फोर बाई थ्री आ रहा है। लेकिन अब आपकी चॉइस है कि आपको आसान क्या लग रहा है, ये चॉइस आपको हर जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होगा, यू विल गेट दिस चॉइस एवरीवेयर, ये हर जगह आपको चॉइस मिलेगी। लेकिन आपको हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि हम कैसे कहाँ पे किस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे हमें बार बार इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या कैसे करें और क्यों करें, ठीक है। जैसे हम्म, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि कर्व है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ये दो कर्व है, ठीक है। इन दोनों कर्व्स पे का एरिया बॉन्डेड चाहिए, ठीक है, एरिया बॉन्डेड चाहिए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ।
तो नॉर्मली हमारा क्या सबसे पहला क्या आता है, जो इंटेंशन आता है कि भाई दोनों कर्व बना लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का कर्व कैसा आता है, ठीक है, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। ये माइनस पाई बाय टू, ये प्लस पाई बाय टू। और कॉस का ग्राफ कैसा आता था, ये पाई होता था, ये माइनस वन, ये वन। आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला। अब ये वाला एरिया अगर आपको लिखना है तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 1/√2। तो ये आप एरिया कैसे लिखोगे, 0 से लेके 1/√2 तक। ऊपर वाला कर्व कौन है, साइन इनवर्स x माइनस 0 dx, प्लस फिर 1/√2 से लेके कहां तक, 0 तक, कॉस इनवर्स x माइनस 0 dx। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसे ना करके अगर हम ऐसे करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, तो ये कर्व था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा, साइन y। इसी तरह से ये था y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ y। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, इसको हम अगर हम निकालते हैं तो ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे अलोंग द y एक्सिस अगर करते हैं, अलोंग द y एक्सिस करेंगे तो राइट वाला कर्व कौन सा है, cos y माइनस साइन y dy लिमिट। अब ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, π/4। तो 0 से लेके π/4। अब बताओ ये आसान है कि ये आसान है, बट ऑब्वियसली ये आसान है, तो इसे हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका आंसर √2 - 1 जो हमने पहले करा था वही है, बस बस वो अलोंग द एक्स में दिखाया था, ये अलोंग द वाई में दिखा दिया। ठीक है, इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है। लेकिन ये दिक्कत हर जगह मिलती रहेगी, हर जगह। तो ये ऑप्शंस हमें ओपन रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैं कर्व्स लिए उनमें ऐसे था कि स्टैंडर्ड पॉइंट तो देख के हमें पता था, कुछ जगह पे हमें निकालना पड़ेगा। मान लो हमें नहीं पता कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर कब होता है, ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ये पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका साइन इनवर्स एक्स एक तरफ ले गए तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा। तो x जो होगा वो साइन π/4, मतलब कितना आ गया, 1/√2। तो ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास तरीके रहेंगे क्वेश्चन को कितना, अब उसकी डिफिकल्टी लेवल, इक्वेशन, मतलब देखिए जो आपकी इक्वेशन सॉल्विंग है, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्विंग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग, वो सब यहाँ पे यूज होगी। इन सब के ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, जो आपने पहले पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, ओके, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कर्व y इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड कर्व y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, इनसे बाउंडेड एरिया अलोंग विथ y एक्सिस। तो इनके ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग इनके ग्राफ बनाने के पहले जो हम लोग को पता है ना ग्राफ, वो ग्राफ से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमने पढ़ा था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और cos इनवर्स x का ग्राफ जो होगा, ये आपको कौन सा एरिया चाहिए, जिसकी बाउंड्री ये दोनों कर्व होंगे। और ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, π/2। ये कौन सा होगा, 0। दोनों की वैल्यू सेम कहाँ आएगी, 1 पे।
अब ये एरिया आपको डिसाइड करना है कि अलोंग द एक्स करना है कि अलोंग द वाई करना है, ठीक है। अब देखो मैं दोनों तरह से लिखता हूँ, मैं एक्सप्रेशन को दोनों तरह से लिखता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वहां पे क्या हमारे लिए आसान है और क्या हमारे लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि अलोंग द एक्स लिखेंगे, अलोंग द एक्स लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, ऊपर वाला कर्व कौन है, कॉट इनवर्स एक्स, नीचे वाला कर्व कौन है, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख देता हूँ, पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स, या कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाय टू माइनस टेन, तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेके 1 पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाय टू एक्स माइनस टू टाइम टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी एरिया की बात करें तो मैं इंटीग्रेशन पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसकी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन पॉइंट टू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट रखना है 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। इसमें भी लिमिट रखना है 0 से लेके 1 तक। तो ये वाला पार्ट तो पाई बाय टू हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ये वन, टेन वर्स वन पाई बाय फोर, वन रखोगे तो माइनस वन बाय टू एल इन टू, माइनस जीरो पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाला आंसर देख लो, टू इंटू पाई बाय फोर तो पाई बाय टू, तो ये वाला आंसर आ जाएगा एल इन टू। ऐसे करा। अब अगर मैं इसे अलोंग द वाई करता तो क्या होता, अलोंग द वाई में ये वाला पॉइंट है पाई बाय फोर, तो 0 से पाई बाय फोर में राइट वाला कर्व कौन है, 0 से पाई बाय फोर में, 0 से लेके पाई बाय फोर राइट वाला कर्व कौन है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो टेन वाई। ये y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है, तो x इज इक्वल्स टू कॉट y। अब हर जगह चेंज हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो जहां चेंज हो सकता है वहां पे हम इसे यूटिलाइज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय फोर में राइट वाला कर्व कौन है, टेन वाई, लेफ्ट वाला कर्व कौन है, 0 डी वाई, प्लस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू की बात करो तो वहां पे कौन है, कॉट वाई माइनस 0 डी वाई, टेन वाई का इंटीग्रेशन एल एन सेक वाई 0 से पाई बाय फोर, प्लस कॉट वाई का इंटीग्रेशन एल एन साइन वाई पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू। तो पाई बाय फोर रखोगे तो एल एन रूट टू माइनस एल एन वन प्लस एल एन वन माइनस एल एन वन बाय रूट टू। तो ये बेसिकली आपका टू एल एन रूट टू बन जाएगा, जिसे आप एल एन टू। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या आसान था, ये आसान था कि ये आसान था, ये दोनों डिफिकल्ट थे। तो आपको दोनों तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब y इक्वल्स टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, वी वांट द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके लिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग पहले। ग्राफ बनाना, ठीक है ना, बहुत एक्यूरेट ग्राफ की बात नहीं है। तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा वो है कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि x का स्क्वायर है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 0,9 होगा। अब बताओ एरिया कौन सा चाहिए हमें, एरिया बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर देखो एक एरिया तो ये है, ठीक है, और एक एरिया ये है, लेकिन एक्सिस और सिमेट्री तो दोनों एरिया सेम है, ठीक है, दोनों एरिया क्या है, सेम है। ये 0 है, ये वाला पॉइंट 3 आएगा, ये वाला पॉइंट माइनस 3 आएगा। कैसे निकाला, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर को 0 करो तो एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाती है। ये वाला पॉइंट कैसे निकाला, यहाँ पे x को 0 करो तो y की वैल्यू 9 आ जाती है, ठीक है, फॉर x इक्वल 0। तो इसको देखते हुए हमें ये सब चीजें मालूम चल जाएगी। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, ब्लैक वाला कि रेड वाला, कि दोनों निकालने के, दोनों ऐड करने हैं। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें वो एरिया एवेलुएट करना है जिसकी बाउंड्रीज ये तीनों होंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और एरिया कौन सा, तो ये वाला भी वही है और ये वाला भी वही है, ठीक है, ये दोनों एरिया वही है। लेकिन इस कारण से हम या तो ये वाला बताएंगे या फिर ये वाला बताएंगे, दोनों में से जो आप जो बोलना चाहो, ठीक है।
तो ये वाला एरिया, अब बोलोगे कि सर दोनों आइडेंटिकल है तो ठीक है, लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा आ रहा होता तो क्या करते? क्वेश्चन में हिंट दिया जाता है। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बड़ा आ रहा होता तो मैं बोलता कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दीस, ठीक है, या फिर बोलता फाइंड द लार्जर एरिया और फाइंड द स्मॉलर एरिया, ऐसे करके बोलता। तो क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस इनको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 से लेके 3, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, 9 - x², ठीक है, नीचे वाला कर्व 0, और ये इंटीग्रेशन dx। तो ये 9x - x³ / 3 हो जाएगा, 0 से लेके 3, 3 रखा तो 27, -27/3, तो ये हो जाएगा 9, बाकी वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 18। 18, अच्छा बोर्ड्स वगैरह में ध्यान देना, 18 स्क्वायर यूनिट्स ये नहीं लिखोगे तो आधा एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना जिसमें जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों एरिया सेम है। इस बार क्या है कि फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4 + 3x, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4 + 3x - x² एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देख रहे हो यहाँ पे दो एरिया बन रहे हैं, एक एरिया तो ये बन रहा है, दिस इज द लार्जर एरिया, ठीक है ना, और ये वाला एरिया जो है ये। अब ये कर्व कैसे ट्रेस करा, ये पूरा का पूरा ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लॉट करा था ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर्व प्लॉट करते थे y = ax² + bx + c, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन a पॉजिटिव और a नेगेटिव। उसके हिसाब से वही हमने ग्राफ यहाँ पे बना लिया। जब ये ग्राफ यहाँ पे बन गया तो हमें बोला गया लार्जर एरिया। तो लार्जर एरिया मतलब 0 से लेके 4 वाला एरिया निकालना है। तो सिंपल सा कर्व हो गया, कैसे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4। अब अलोंग द वाई एक्सिस करूंगा तो देखो एक्सप्रेशन, एक तो इसका रेसिप्रोकल निकालना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सिंपल सा कि अलोंग द एक्स करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अलोंग द एक्स, कम क्वेश्चन में आपको आप लोग को 0 अलोंग द वाई आता है, लेकिन आता है। जिस क्वेश्चन में ट्रिकी रहेगा दोनों तरह से लिखना आना चाहिए। तो 0 से लेके 4, ऊपर वाला कर्व कौन हो गया, ऊपर वाला कर्व हो गया 4 + 3x - x², माइनस नीचे वाला कर्व 0 dx। बस अब इसका सिंपल इवेल्युएशन है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4x + 3x² / 2 -x³ / 3, 0 से लेके 4, 4 रखोगे तो 16, 16/2 8 24, माइनस ये हो जाएगा 64/3, 40 - 64/3, ये हो जाएगा 120, 120 तो ये 56/3। तो required this larger area is 56/3 square units। क्लियर हुआ? ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको और बोलता हूँ, कर्व है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos of x। ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स एट infinite points enclosing regions of equal area। Find the area of one such loop। ठीक है, आपको ऐसे एक लूप का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ में आया? तो ग्राफ की बात आ जाती है, फिर से ग्राफ बनाते हैं हम, कौन से किस एरिया को निकालना चाह रहे हैं। कि ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हुआ, कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम निकालेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा आएगा। तो देख रहे हो ये
ऐसे बहुत सारी एरिया बनेंगे। ये अब आगे भी एक्सटेंड करोगे इसको तो ये आगे जाके आगे एक्सटेंड करके ये ऐसे आएगा, तो ये वाला भी एक्सटेंड होके फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो फिर देख रहे हो ये वाला एरिया बन गया। ये सब एरिया सेम आएंगे, सिमेट्री से साफ साफ दिख रहा है। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, जो ये वाला एरिया हो रहा है ना, दिस एरिया। अब इसके लिए जरा देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, π/4। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3π/4। तो एक्सप्रेशन लिखना बड़ा आसान सा हो गया। क्या एक्सप्रेशन ऊपर वाला ही देखो, यहाँ पे ऊपर इन 0π/4 से 3π/4 में ऊपर कौन है, sin x, नीचे कौन है, cos x। तो एरिया विल बी व्हाट, रिक्वायर्ड एरिया विल बी π/4 से लेके 3π/4। ठीक है, π/4 से लेके 3π/4, ऊपर वाला कर्व sin x माइनस नीचे वाला कर्व cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस sin x, π/4 से लेके 3π/4। सॉरी 3π/4 नहीं, ये भी बेसिकली 5π/4 होगा, पॉइंट 5π/4, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 5π/4 पे दोनों की वैल्यू -1/√2 1/√2 माइनस π/4 रखेंगे तो -1/√2 -1/√2। तो ये आपका √2 प्लस √2, दैट विल गिव यू आंसर 2√2। तो इसे एक एक लूप का एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, 2√2। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पहला पार्ट जो बेसिक है। ये जितनी बात मैंने अभी बताई ये आपको बोर्ड लेवल पे ये सारी चीजें यहाँ पे कवर कर देता है। ठीक है, अब हमें इसके क्या करने हैं, आगे क्वेश्चंस करने हैं। जेई के हिसाब से जेई के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बोर्ड के हिसाब से बोर्ड वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे।